हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना बेईमानी की परत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं बेईमानी की परत। कपड़ा पहनते पहनते छोटा हो जाता है, यह मैं भूल चुका था। कई साल से ऐसी घटना ही नहीं घटी थी। मैं उनमें से नहीं रहा जो इस साल पैंट सिलवाते हैं और अगले ही साल उसे पत्नी की साड़ी की किनार से बांधने लगते हैं। उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय में यही अंतर है। उच्च वर्गीय का पैंट जब छोटा होता है तो वह उसे आगे के लिए छोड़ देता है, पर मध्यवर्गीय का कुछ आगे के लिए नहीं होता। इसलिए वह स्त्री की फटी साड़ी की किनार खोजने लगता है। ठंड शुरू होने पर मैंने गर्म शेरवानी निकाल कर पहनी तो देखा कि बटनें नहीं लगती। पिताजी जब मेरे कपड़े सिलाने देते थे तो दर्जी से कह देते थे, जरा बढ़ते शरीर का बनाना। जब से अपने कपड़े बनवाने का जिम्मा खुद लिया है, हर बार दर्जी से कहना चाहता हूँ, जरा घटते शरीर का बनाना। शरीर जब तक दूसरों पर लदा है तब तक मोटाता है, जब अपने ही ऊपर चढ़ जाता है तब दुबलाने लगता है। जिन्हें मोटा रहना है वे दूसरों पर लदे रहने का सुविधा कर लेते हैं। नेता जनता पर लगता है, साधु भक्तों पर, आचार्य महत्वाकांक्षी छात्रों पर और बड़ा साहब जूनियर पर। मुझे ऐसा कोई आसन नहीं मिला, फिर भी कुछ मोटा हो जाने की इच्छा मरी नहीं। जब भी सफ़र करता, रेलवे प्लेटफॉर्म पर वज़न तौलने की मशीन में 10 पैसे डालकर वज़न का टिकट निकालता। टिकट की दूसरी तरफ भाग्यफल लिखा रहता, जो अक्सर 10 पैसे के बदले में की गई चापलूसी होता है। इस देश में मशीनें चापलूसी करना सीख गई हैं। सिर्फ 10 पैसे में कुछ ऐसी बातें कहती हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप उनके अनुसार कार्य करेंगे तो सफल होंगे। मैं कहता हूँ, सिस्टर, कभी तो सच बोला करो। यह कोई तुम्हारा स्टैंड है कि सिर्फ 10 रुपए में? मशीनों की राय पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, विशेषकर उन पर जो आदमी को तौलने के लिए जगह जगह रखी हुई हैं। उनके मुंह में 10 पैसे डाल दो तो तारीफ का एक वाक्य बोल देती हैं। इसलिए मैं किसी इनाम के लिए कभी किताब नहीं भेजता और समीक्षकों के घरों में पुत्र जन्म होते रहते हैं, पर मैं बधाई के कार्ड नहीं लिख पाता। नतीजा यह है कि वज़न बढ़ता भी है तो किसी मशीन के टिकट में रिकॉर्ड नहीं होता। जमाने में वज़न से ज़्यादा उसके रिकॉर्ड का महत्व है। इसलिए चतुर लोग दूसरे की गोद में बैठकर अपने को तुलवा लेते हैं और बढ़े वज़न का टिकट जेब में रखे रहते हैं। इस बार ज़रूर वज़न बढ़ा है, अब मशीन की धांधली नहीं चलेगी। मोटाई के एहसास ने शरीर में ऐसी सनसनी पैदा की कि जी हुआ फैलकर शेरवानी को तार तार कर दूं और ठंड उघाड़े बदन गुजार दूं। फिर मैं झेंपा भी, वजन बढ़ा तो लड़कपन की हरकत है। कोई प्रौढ़ आदमी भी इस जमान में क्यों मोटा होगा? लोग क्या सोचेंगे? अनाज की दुकानों के सामने थैला हाथ में लिए कतार में खड़ा आदमी सूख रहा है। जब तक उसका नंबर आता है दाम बढ़ जाते हैं और घर से लाए पैसे कम पड़ जाते हैं। साधारण आदमी भी जहाज़ों के टाइम टेबल याद रखने लगा है। अमेरिका से जहाज़ आएगा तो उसमें हमारे लिए गेहूँ आएगा, जापान से आएगा तो चावल होगा। अमेरिका में जहाजी कर्मचारियों की हड़ताल से भारतीय जन चिंतित हो जाता है। भुखमरी में हमें अंतर्राष्ट्रीय चेतना आ गई है। अगर अकाल पड़ जाए तो हम भारतीय अपने को विश्व मानव समझने लगेगा। यह वक्त भी कहीं मोटे होने का है। मैं शर्म से कमरे में छिपा बैठा रहा, जैसे कुमारी गर्भ को छिपाती है। मेरे देशवासियों, मुझ बेशर्म को माफ़ करना, भारत माता क्षमा करना। मेरा यही कपूत मोटा हो गया। मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक झूठा आंकड़ा हूँ जो तुम्हें धोखा दे रहा है। सुब्रमण्यम, माफ़ करना यार, तुम्हारी खाद्य व्यवस्था के बावजूद मैं मोटा हो गया। टीटी भाई, तुम भी मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारी अर्थनीति का अपमान किया है। कन्हैयालाल मुंशी, अजित प्रसाद जैन, साधुबा पाटिल, मेरे पिछले खाद्य मंत्रियों, तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ। चिंतामन देशमुख और मोरारजी भाई, मेरे भूतपूर्व अर्थ मंत्रियों, मैं तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं पिछले 15 वर्षों की उलझी अर्थनीति और खाद्य नीति के प्रति अपराधी हूँ। गिलानी से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। मुझे इस बड़े शरीर की व्यवस्था करनी होगी। शेरवानी को खुलवाना ही पड़ेगा। मैंने छोटे भाई से कहा। वह
बहुत खुश हुआ और मोहल्ले में जितने लोगों को सूचित कर सकता था कर आया कि मेरा भाई मोटा हो गया है। मैं डरा कि अभी लोग आएंगे और कहेंगे सुना है साहब आप मोटे हो गए, बधाई है, ईश्वर आपको इसी तरह मोटा करे। लेकिन शाम तक मैंने लज्जा भाव को जीत लिया। इसमें क्या शर्म की बात है, मोटा हुआ तो मेरा ही शरीर है, मेरे कारण कोई दूसरा तो मोटा नहीं हुआ। मैं इशारे में इस उपलब्धि को बताने भी लगा। दोस्त ठंड की बात करते तो मैं बीच में कह देता हाँ ठंड सिर पर आ गई है और हमारे गर्म कपड़े छोटे पड़ गए, बटनें नहीं लगती। 2-3 दिनों में यह बात फैल गई और मेरे एक बुजुर्ग रिश्तेदार यह कहते मेरे घर आए कि लड़की ने बताया कि तुम मोटे हो गए। मैंने सोचा चलो देखा जाए। दुर्बलता का मैं अभ्यस्त हो गया था, गर्वपूर्वक दुबला रह लेता था। कोई ऋषि मोटा नहीं हुआ, वे सब भूखे और क्रोधी होते थे। कोई उनके चरण न छुए तो उन्हें श्राप देकर बंदर बना देते थे। पर न मैं वैसा दुबला था न वैसा क्रोधी। मैं अजान भुज और अकांठ टांग वाला हूँ, यानी बैठने में टांगें कंठ तक आ जाती हैं। सोचता था भुजाओं और टांगों का जो अतिरिक्त भाग है वह बाकी शरीर में चिपका दिया जाए तो ठीक हो जाए। पुराने ज़माने में सुंदरियों के लिए ऐसी सर्जरी होती होगी कि इस अंग का कुछ काट कर उस अंग में चिपका दिया। प्रमाण चाहिए तो बिहारी की यह पंक्ति काफ़ी है। कटी को कंचन काटी के कुचन मध्य धरि दीन। एक और तरह की सर्जरी है जिनमें बिना चाकू के पेट काटा जा सकता है। वर्तमान सभ्यता में इस रक्तहीन सर्जरी ने काफ़ी उन्नति की है। जो 10-5 के पेट काट रहे हैं उसका पेट बड़ा हो जाता है, वे सारे पेट उसके पेट में चिपक जाते हैं। इस विधा के विद्यालय में मुझे प्रवेश नहीं मिला, वरना मैं भी यह सर्जरी सीख लेता और पेट बढ़ा लेता। यूँ हमारी पूरी दार्शनिक ट्रेनिंग देह के खिलाफ जाती है। देह की सेवा बड़ी हीन बात मानी गई है। 2-3 साल पहले तक मठाधीश स्वामी जी ने हमें यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। वे अच्छे तुष्ट और गौरववर्ण सन्यासी थे। तख्त पर बैठे थे और देह की तुच्छता पर ऐसे जोरदार प्रवचन कर रहे थे कि हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी थी। अच्छे उपदेश वे तो अच्छी से अच्छी चीज़ के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। वे कह रहे थे यह मलमूत्र की खान, यह गंदा शरीर मिथ्या है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। मूर्ख इसे स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, इसे सजाते हैं, इस पर इत्र चुपड़ते हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन यह देह मिट्टी में मिलेगी और इसे कीड़े खाएंगे। इतने में एक सेवक केसरिया रबड़ी का गिलास लाया और स्वामी जी ने इसे गटक लिया। मेरे पापी मन में शंका उपजी, पर पास में बैठे एक भक्त ने समझाया, यह मत समझना कि स्वामी जी स्वास्थ्य रबड़ी खा रहे हैं। अरे वे तो कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए देह को पुष्ट और स्वादिष्ट बना रहे हैं। इस मृत देह को कीड़े खाएं तो इसमें भी मज़ा आ जाए। यही सोचकर स्वामी जी रबड़ी पीते हैं। श्रद्धाहीन सोचते हैं कि स्वामी जी माल खाते हैं, यह नहीं जानते कि वे कीड़ों के लिए डिनर बनाने में लगे हैं। वह उपदेश आज काम आया। संतोष भी हुआ कि अगर स्वामी जी का मेनू पहले दर्जा का है तो मेरा भी दूसरे दर्जा का हो ही गया। मैं मिथ्या गर्व से बच गया। जो खुशी थी वह लोगों के सवालों ने छीन ली। लोग पूछने लगे मोटे हो रहे हो, क्या बात है? मैं क्या जवाब देता? कह दिया स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ। वह जो स्वामी शिवानंद की किताब में है ना, उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। उसमें लिखा है समय पर भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, अधिक रात तक नहीं जागना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाना चाहिए, मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए। किसी को संतोष नहीं हुआ। लोग कहते मजाक छोड़ो, सच बताओ मोटे क्यों हो रहे हो? पीठ पीछे जब कोई यह प्रश्न करते तो वह कटीला हो जाता। वे आपस में कहते वह आजकल मोटा रहा है, क्या बात है? मैं इस सवाल से घबरा उठा। मैं जब दुबला था तब किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि यह शख्स दुबला क्यों है। किसी ने संविधान नहीं देखा
कि इसमें नागरिकों के कर्तव्यों में दुबला होना लिखा है या नहीं। हम सब ने दुबले होने को अपनी नियति मान लिया है। कोई मोटा हो जाता है तो को हजार उंगलियां उठने लगती हैं। लोग यह समझ रहे थे कि यह तो मैं गांजा शराब की स्मगलिंग में लगा हूँ, या किसी संस्था का मंत्री बनकर चंदा खा रहा हूँ, या कहीं से काला पैसा ले रहा हूँ, या घूसखोरी के लिए किसी का एजेंट हो गया हूँ। रोटी खाने में कोई मोटा नहीं होता, चंदा या घूस खाने में मोटा होता है। बेईमानी के पैसों में ही पौष्टिक तत्व बचे रहते हैं। पिछले 17 सालों में मोटे होने वालों ने ऐसी परंपरा डाली कि ईमानदार को मोटे होने में डर लगता है, स्वस्थ रहने की हिम्मत नहीं होती। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिनकी तौंदें 17 सालों में बढ़ी हैं, जिनके चेहरे सुर्ख हुए हैं, जिनके शरीर पर मांस आया है, जिनकी चर्बी बढ़ी है, उनके भोजन का एक प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर पता चला है कि वे अनाज नहीं खाते, चंदा, घूस, काला पैसा, दूसरों की मेहनत का पैसा या पराया धन खाते हैं। इसलिए जब कोई मोटा होता दिखता है तो सवाल उठते हैं। कोई विश्वास नहीं करता कि आदमी अपनी मेहनत से ईमान का पैसा कमाकर भी मोटा हो सकता है। बेईमानी की तरह यह थोड़ा सा मांस मेरे ऊपर चिपक गया है। मेरे दुश्मनों, एक वैज्ञानिक तथ्य तुम्हारे सामने है। मैं मोटा होकर कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे बदनामी उड़ाने का ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जल्दी करो, मेरा क्या ठिकाना। मैं 4 दिनों बाद फिर दुबला हो जाऊँगा, तब तुम हाथ मलते रह जाओगे।